सोचिए आप एक ऐसे प्लेन में बैठे हों जिसे दुनिया का सबसे सेफ और रिलायबल प्लेन माना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि फिर तो डरने की कोई बात ही नहीं है ना? आप आराम से प्लेन में चढ़ते हैं और बैठकर अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन क्या हो जब आप कभी अपने घर पहुंचे ही ना, 38 मिनट के बाद ही एक आखिरी मैसेज के साथ प्लेन का कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो जाए और वो प्लेन एक रहस्य बन जाए। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ऐसी ही एक सच्ची घटना आज से करीब 11 साल पहले हुई थी। आइए डिटेल में बताता हूं। वेलकम टू ग्रिपिंग टेल्स और ये केस है फ्लाइट MH370 का। 8 मार्च साल 2014 रात के 12:30 बज रहे थे और कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर आम दिनों जैसी ही चहल पहल थी। कोई फ्लाइट के जरिए किसी दूसरे देश जा रहा था तो कोई वापस अपने घर आ रहा था। हर रोज की तरह कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स के लिए बहुत सारे लोग मौजूद थे। इसी भीड़ में एक फ्लाइट थी मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370, जो एक बोइंग 777-2H6ER प्लेन था और इसका सीरियल नंबर था 9MRO। आपको बता दें, इस प्लेन को दुनिया के सबसे सेफ और रिलायबल जेट्स में से एक माना जाता है, जिसे 31 मई साल 2002 को मलेशिया एयरलाइंस को सौंपा गया था और यह 2 रोल्स रॉयस ट्रेंट 892 इंजनों द्वारा ऑपरेटेड था, जिसे 282 यात्रियों को ले जाने का कॉन्फ़िगर किया गया था। यह प्लेन साल 2002 से लगातार मलेशिया एयरलाइंस को अपनी सेवा दे रहा था और हर रोज की तरह आज भी इसे रात के 12:41 पर कुआलालंपुर से चीन के बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरनी थी, जिसके बाद एक एक करके पूरे 227 पैसेंजर्स प्लेन में सवार हुए, जबकि 12 क्रू मेंबर्स ने प्लेन की कमान संभाली। फ्लाइट में सब कुछ बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल नॉर्मल। पैसेंजर्स भी आराम से अपनी अपनी सीट पर बैठकर मंजिल पे पहुंचने का इंतजार कर रहे थे और इसमें सबसे ज्यादा लोग चीन के थे, करीब 153, जबकि मलेशिया के 50% और 12 क्रू मेंबर भी मलेशियन ही थे। और इस प्लेन के कप्तान थे ज़ाहरी अहमद शाह, जिनकी उम्र करीब 52 साल थी और वो 1981 में एक कैडेट पायलट के रूप में मलेशिया एयरलाइंस में शामिल हुए थे, जिसके बाद कमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल करने के बाद ज़ाहरी अहमद को 1998 में बोइंग 777-200 का कप्तान बना दिया गया। आपको बता दें, उन्हें एक एक्सपीरियंस्ड पायलट माना जाता था क्योंकि उनके पास 8,365 घंटे की उड़ान का अनुभव था, जबकि उनका साथ देने के लिए फर्स्ट ऑफिसर के रूप में मौजूद थे 26 साल के फारिक अब्दुल हमीद, जो 2007 में मलेशिया एयरलाइंस में कैडेट पायलट के रूप में शामिल हुए थे और फिलहाल बोइंग 777 फ्लाइट के फाइनल ट्रेनिंग पर थे। आज मौसम भी साफ था और प्लेन में भी कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए मलेशियन टाइम के अकॉर्डिंग 12:42 पर प्लेन ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया और करीब 239 लोग के साथ वो टेक ऑफ कर गया। सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से ही हो रहा था। फ्लाइट ने अपनी शुरुआती चढ़ाई पूरी की और करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। कॉकपिट में कप्तान ज़ाहरी और फर्स्ट अफसर के तौर पर फारिक ने कमान संभाली हुई थी, जबकि ग्राउंड पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी ATC के साथ भी उनकी कम्युनिकेशन बिल्कुल नॉर्मल थी। सब कुछ बिल्कुल सही था। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि यह प्लेन हमेशा के लिए एक रहस्य बन गया। दरअसल रात के करीब 1:01 पर जब प्लेन फुल स्पीड में आसमान की बुलंदियों को छू रहा था ना, तब मलेशियन एयरस्पेस के एज पर कुआलालंपुर ATC MH370 फ्लाइट को अगले कंट्रोल सेंटर, जो वियतनाम के होचिमिन सिटी में था, उससे कांटेक्ट करने को कहती है। जिसके बाद 1:19 पर कॉकपिट में बैठे फारिक हामिद मलेशियन ATC को वॉइस नोट सेंड करते हैं, जिसमें वो उन्हें गुड नाइट विश कर रहे थे और ये उनका लास्ट मैसेज था, क्योंकि इसके बाद फ्लाइट MH370 के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे याद करके आज भी लोग कांप जाते हैं। दरअसल रात के करीब 1:21 पर जैसे ही प्लेन मलेशिया और वियतनामी एयरस्पेस के बीच नो मैंस लैंड में दाखिल हुआ, उसका ट्रांसपॉन्डर अपने आप ही बंद हो गया। अगर आप ट्रांसपॉन्डर का मतलब नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, ट्रांसपॉन्डर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल इसी डिवाइस के जरिए विमान और उसके रूट को जमीन से कंट्रोल करती है। लेकिन जब यही ट्रांसपॉन्डर बंद हो जाता है तो फिर ATC प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाती है,
और वो रडार से गायब हो जाता है। ऐसा ही कुछ फ्लाइट MH370 के साथ भी हुआ, जिसका ट्रांसपॉन्डर बंद होते ही ATC की स्क्रीन से उसकी लोकेशन गायब हो गई, जिसे देखकर कंट्रोलर्स काफी घबरा गए। हालांकि शुरुआत में उन्हें लगा कि यह शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी जो कुछ टाइम के बाद अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन काफी वक्त बीतने के बाद भी जब प्लेन का कुछ पता नहीं चला तो कंट्रोलर्स भी परेशान हो गए। उन्होंने MH370 फ्लाइट से रेडियो के जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन ना तो ज़ाहरी अहमद का कोई जवाब आया और ना ही हामिद का। यह बात जब वियतनामीज कंट्रोलर्स को पता लगी तो उन्होंने भी अपनी तरफ से पायलट से बात करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ खामोशी ही सुनाई दी, उसके सिवा कुछ भी नहीं। जिसके बाद कंट्रोलर्स को भी यह एहसास हो गया कि जरूर प्लेन के साथ कुछ बुरा हुआ है और वो अब उनकी पहुंच से दूर जा चुका है। लेकिन प्लेन के साथ हुआ क्या? वो कहां गया? किस तरह अचानक रडार से गायब हो गया? यह सवाल ATC में मौजूद हर एक शख्स के जहन में घूम रहा था। इसी उलझन और प्लेन को ढूंढने की कोशिश में कई घंटे यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता और ना ही कोई सिग्नल मिलता, जबकि सुबह होते ही यह खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है कि मलेशियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट आसमान में गायब हो चुकी है। और यह बात खुद एयरलाइन ने भी कंफर्म की, जिसमें उन्होंने कहा कि MH370 का कांटेक्ट ATC से टूट गया है और वो इस वक्त कहां है यह किसी को नहीं पता है, पर एयरलाइन उसे जल्द ही ढूंढ निकालेगी। लेकिन कब तक? तो इस सवाल का जवाब एयरलाइंस के पास भी नहीं था। इधर 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स के घरवालों को जब उनके गायब होने की बात पता चलती है तो वो एयरपोर्ट के बाहर हंगामा मचाना शुरू कर देते हैं। हजारों की तादाद में लोग एयरपोर्ट पर जमा होने लगते हैं, इस उम्मीद में कि शायद MH370 फ्लाइट वापस आ जाए, पर ऐसा होना नामुमकिन था। खैर, अब प्लेन को ढूंढने के लिए मल्टीनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, जिसका पूरा फोकस चाइना सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड पर था, क्योंकि ये वही इलाका था जहां से फाकिर अहमद ने आखिरी बार वॉइस नोट भेजा था। इसलिए सर्च ऑपरेशन भी इसी इलाके से शुरू किया जाता है, जिसमें मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, चाइना, USA समेत कई देश अपने अपने एयरक्राफ्ट के जरिए फ्लाइट MH370 को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सब यही मान के चल रहे थे कि अगर प्लेन क्रैश हुआ है तो उसका मलबा कहीं आसपास होगा ही होगा। अफसर दिन रात इसी खोजबीन में लगे रहते हैं। जमीन से लेकर समुंदर के अंदर तक फ्लाइट के मलबे को ढूंढा जाता है कि कहीं से कोई भी सुराग मिल जाए, लेकिन बॉस, कोई भी कामयाबी हाथ नहीं लगती। ये देखकर सर्च ऑफिसर्स भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े प्लेन का बिना कोई निशान छोड़े अचानक से गायब हो जाना ये अपने आप में बहुत ही अजीब बात थी। और कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। तभी मलेशियन मिलिट्री एक ऐसी जानकारी देती है जो पूरी इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदल देती है। दरअसल जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मिलिट्री के पास प्राइमरी रडार होते हैं, जो सेकेंडरी रडार से थोड़े डिफरेंट होते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये किसी ट्रांसपॉन्डर पर डिपेंड नहीं रहते, बल्कि किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर लौटने वाली रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करते हैं, और ये ATC के रडार से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। पर ये जिस ऑब्जेक्ट से टकराते हैं उनके सिर्फ रेडियो वेव्स और पोजीशन को ही डिटेक्ट कर सकते हैं, जबकि आइडेंटिटी और एल्टीट्यूड की जानकारी नहीं बता पाते। अब क्योंकि फ्लाइट MH370 की तो सटीक पोजीशन भी किसी को नहीं पता थी, इसलिए मलेशियन ATC अपनी मिलिट्री के प्राइमरी रडार को चेक करती है, जिसमें पता चलता है कि रात के करीब 1:21 पर ट्रांसपॉन्डर बंद होने के बाद प्लेन गायब नहीं हुआ था, बल्कि उसने एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया था और जिस मंजिल पर उसे पहुंचना था वहां पहुंचने के बजाय वो बाएं तरफ मुड़ा और बिल्कुल अलग रास्ते पर जाने लगा। प्लेन वापस मलेशिया की तरफ आया और मले पेनिनसुला के ऊपर से गुजरा और फिर नॉर्थ वेस्ट की तरफ मुड़कर अंडमान सी की तरफ चल दिया। आपको बता दें, रडार ने तब तक प्लेन को ट्रैक किया जब तक कि वो मिलिट्री रडार की रेंज से बाहर नहीं निकल गया। मलेशिया ATC का यह खुलासा पूरे देश में बम की तरह फूटा, क्योंकि इसका मतलब यह था कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ, क्योंकि जिस वक्त उसका ट्रांसपॉन्डर बंद हुआ था उसके बाद भी वो लगातार उड़ान भर रहा था। तो ऐसे में ये जो कहानी है कि वो क्रैश हो गया, ये सरासर गलत होती है, जबकि वो 1 घंटे तक कंट्रोल में था, लेकिन फिर जानबूझकर उसकी दिशा को बदल दिया गया। लेकिन किसने और क्यों,
क्या प्लेन हाईजैक हो गया था या खुद पायलट ने ऐसा किया? और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर प्लेन क्रैश नहीं हुआ तो वो इस वक्त कहां है? अभी कंट्रोलर्स ये सब सोच ही रहे थे कि उन्हें एक और तगड़ा झटका मिला, जो उन्हें दिया था लंदन में मौजूद एक ब्रिटिश सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी इनमारसाट ने। दरअसल उनकी एक सैटेलाइट जिसका नाम इनमारसाट 3F1 था, वो इंडियन ओशन के ऊपर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में थे और उस सैटेलाइट ने गायब हुए प्लेन से कई घंटों तक सिग्नल रिसीव किए थे, जो ऑटोमेटिक थे, बिल्कुल हैंडशेक्स या पिंग्स की तरह, जो सिस्टम को चालू रखने के लिए होते हैं, फिर चाहे डेली कम्युनिकेशन भी ना हो रहा। इसके बाद इंजीनियर्स ने जब डेटा को एनालाइज किया तो उन्होंने देखा कि प्लेन के सैटेलाइट सिस्टम ने सुबह 8:11 तक, यानी कि हर घंटे, एक हैंडशेक सिग्नल सेंड किया है, जिसका मतलब साफ था कि प्लेन करीब 7 घंटे और 30 मिनट तक आसमान में गश्त लगा रहा था, जबकि उसका ट्रांसपॉन्डर पहले ही बंद हो गया था। लेकिन यह प्लेन उस समय किस लोकेशन पर था, यह इनमारसाट 3F1 सैटेलाइट नहीं बता सकती थी। इसलिए इंजीनियर्स ने अपना दिमाग दौड़ाया और बर्स्ट टाइमिंग ऑफसेट एंड बर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफसेट का इस्तेमाल किया, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन टेक्निक है। इस टेक्निक के जरिए इंजीनियर्स ने यह पता करने की कोशिश की कि प्लेन सैटेलाइट के अकॉर्डिंग किस डायरेक्शन में हो सकता है। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्हें 2 फ्लाइट पाथ मिले, जिनमें से एक सेंट्रल एशिया के ऊपर से कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की तरफ जा रहा था, जबकि दूसरा साउथ इंडियन ओशन की तरफ। अब इन दोनों डायरेक्शन में कहीं भी प्लेन हो सकता था, लेकिन नॉर्थ में होने के चांसेस थोड़े कम थे, क्योंकि नॉर्थ वाला रास्ता कई देशों के ऊपर से होकर गुजरता है, जिनके पास अपने मिलिट्री रडार थे। तो ऐसे में अगर प्लेन वहां पे गया होता तो किसी न किसी रडार ने उसे जरूर ट्रैक किया होता, लेकिन ऐसी कोई भी जानकारी किसी भी देश ने नहीं दी थी। इसलिए इन्वेस्टिगेटर्स को लगा कि शायद प्लेन साउथ इंडियन ओशन की तरफ मिल सकता है, जहां वो अब तक उड़ता रहा होगा जब तक उसका फ्यूल खत्म नहीं हो गया। इसलिए इन्वेस्टिगेटर्स ने सैटेलाइट पिंग्स के डेटा और प्लेन की स्पीड और रेंज के अकॉर्डिंग सर्चिंग ऑपरेशन के लिए एक नया एरिया ढूंढा, जो हिंद महासागर में था। वही हिंद महासागर जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और उत्तर में भारत, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, दक्षिण में दक्षिणी महासागर और पश्चिम में अफ्रीका से घिरा हुआ है, जिसकी औसत गहराई करीब 4 किलोमीटर है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने बड़े समुद्र में एक प्लेन की तलाश करना वाकई में काफी चैलेंजिंग था। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स ने हार नहीं मानी और फिर शुरू हुआ एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा और महंगा अंडर वाटर सर्चिंग ऑपरेशन, जिसकी लीडरशिप ऑस्ट्रेलिया के हाथ में थी, जबकि बाकी 26 देशों ने हाईटेक इक्विपमेंट्स, स्पेशलाइज्ड शिप्स और अंडर वाटर व्हीकल्स MH370 फ्लाइट को ढूंढने में लगा दिए। 18 शिप, 19 विमान और 6 हेलीकॉप्टर्स ने हिंद महासागर में सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की। उन्होंने समुद्र के नीचे हजारों स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को स्कैन किया, इस उम्मीद में कि शायद वहां प्लेन का मलबा मिल जाए। कुछ सिग्नल्स भी इन्वेस्टिगेटर्स को मिले जो गायब हुए प्लेन के नहीं थे। इसी खोजबीन में कई महीने गुजर गए और देखते ही देखते महीने कब साल में बदल गए इसका पता ही नहीं चला। सर्च एरिया पर कई बार MH370 फ्लाइट को तलाशा गया, लेकिन बॉस कोई भी सफलता हाथ नहीं मिली। लेकिन जुलाई साल 2015 में कुछ ऐसा हुआ जो इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। दरअसल इंडियन ओशन के पास अफ्रीका के कोस्ट में एक आइलैंड मौजूद है, जिसका नाम है रीयूनियन आइलैंड। इसी आइलैंड पर लहरों के बीच प्लेन का एक विंग बहता हुआ दिखाई दिया, जिसकी जांच करने के बाद एक्सपर्ट्स ने यह दावा किया कि यह विंग फ्लाइट MH370 का ही है। यह अब तक का पहला सॉलिड एविडेंस था जो इस बात को साबित कर रहा था कि प्लेन क्रैश होकर इंडियन ओशन में ही गिरा था, लेकिन रीयूनियन आइलैंड सर्चिंग एरिया से काफी ज्यादा दूर था। तो ऐसे में इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि हो सकता है कि पानी का बहाव ही प्लेन के मलबे को बहाकर रीयूनियन आइलैंड तक ले आया हो, और यह बात काफी हद तक सही भी थी। खैर, इसके बाद मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, मेडागास्कर और टेंजानिया की कोस्ट पर भी प्लेन के कई टुकड़े मिले, जिन्हें MH370 फ्लाइट का ही हिस्सा माना गया। लेकिन प्लेन टूटा कैसे और क्यों, यह सवाल अब भी जस का तस बना हुआ था, जिसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। हालांकि देखिए, कई सारी थ्योरीज सामने आती हैं, जिनमें मैकेनिकल फेलियर को प्लेन क्रैश की एक वजह माना जाता है। दरअसल एक थ्योरी में बताया गया है कि प्लेन में कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम हो गई थी, जिसमें आग लगना और इलेक्ट्रिकल सिस्टम का फेल होना शामिल था।
हो सकता है कि इसी वजह से कम्युनिकेशन सिस्टम जो हो वो बंद हो गया था और पायलट्स ने जल्दी जल्दी में प्लेन को नजदीकी एयरपोर्ट की तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही वो बेहोश हो गए। जबकि प्लेन ऑटो पायलट पर तब तक उड़ान भरता रहा जब तक उसका फ्यूल खत्म नहीं हो गया। जबकि दूसरी थ्योरी में बताया गया कि ज़ाहरी अहमद और फर्स्ट अफसर फारिक ने जानबूझकर प्लेन को हाईजैक किया था और इन्हीं दोनों ने कम्युनिकेशन सिस्टम को भी बंद किया था और फिर उसे समुद्र में क्रैश करा दिया, जिसका सबूत कुछ रिपोर्ट्स भी देती हैं। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि ज़ाहरी की पर्सनल लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा था और स्ट्रेस में आकर उन्होंने प्लेन क्रैश करा दिया। हालांकि देखिए, इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है, जबकि मलेशियन अथॉरिटी भी इसे नकारती है, क्योंकि अगर ज़ाहरी अहमद को प्लेन क्रैश ही करना होता तो फिर वो पहले ही कर देते। इतने घंटों तक उसे उड़ाते नहीं और ना ही कोई कोशिश करते। इस तरह की कई और थ्योरीज भी सामने आई, लेकिन कोई भी प्लेन के गायब होने के सटीक जवाब को बयां नहीं कर पा रही थी। इसलिए साल 2017 में सर्चिंग ऑपरेशन को भी बंद कर दिया गया। लेकिन यह फैसला बहुत ही कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि जो प्लेन में मारे गए थे उनके परिवार वाले जवाब चाहते थे। इसलिए साल 2018 में एक बार फिर ओशन इन्फिनिटी नाम की कंपनी ने मलेशियन गवर्नमेंट के साथ सर्चिंग ऑपरेशन की शुरुआत की और कई महीनों तक प्लेन के बाकी मलबे को ढूंढते रहे, लेकिन अफसोस उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और इस तरह MH370 फ्लाइट का रहस्य भी उसी के साथ चला गया। वेल, आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है प्लेन के साथ क्या हुआ होगा? कोई हादसा या फिर जानबूझकर किया गया कोई काम? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ग्रिपिंग टेल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।